हेलो बच्चों, डोंट फियर, देयर सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का और एक ताबड़तोड़ वाला वीडियो आ गया है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारा ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट बुक का 2 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा और हमारा फर्स्ट बुक का सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। सेकंड बुक का भी मैंने एक वीडियो दे दिया है, उसमें भी और 2-3 वीडियो आएगा, आप देख लेना। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और तैयारी धाकड़ हो जाएगा। और मानचित्र का भी ट्रिक आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि मानचित्र से भी आपका क्वेश्चन आता है। बस आप एक चीज याद रखना कि आज तू किताबों का दीवाना बन जा, आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल दुनिया तेरी दीवानी होगी। चलो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस को। और आज हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका जो ज्योग्राफी है इसका जो आपका फर्स्ट बुक है, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। तीसरा वीडियो है ये हमारा, तीसरा वीडियो है हमारा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, यानी क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 तक करा दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देखना। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई एक वीडियो खाली देख के चले जाएंगे, बोलते हैं सर आप जो पढ़ाते हो आता ही नहीं है। भाई आप देखो, अगर प्रूफ मांगोगे तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। आप देखना, हिंदी में सारा क्वेश्चन टच किया है सब्जेक्टिव में, आप जाके मिला लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर आया नहीं है। अबे मिलाओ, पहले मिलाओ, क्वेश्चन पेपर मिलाओ और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मिलाओ, पक्का मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है, क्या है देखो कि द्वितीयक क्रियाएं या फिर द्वितीयक व्यवसाय क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही प्राथमिक क्षेत्रक या फिर प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्षेत्रक या फिर द्वितीयक क्रिया, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों चीज के बारे में पढ़ा दिया था। क्या मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनो। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास कोई सा भी एक जगह है, कोई सा भी एक क्षेत्र है, यहाँ पर हमने क्या किया, गन्ना रोप दिया। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, गन्ना रोप दिया। अब यहाँ से गन्ना जैसे हम लोगों ने रोपा तो हमें यहाँ से क्या मिला भाई, गन्ना ही मिला। जब खेती हो गया तो क्या मिला, गन्ना ही मिला। तो ये जो गन्ना मिला ये हमारा हो गया प्राथमिक क्रिया। ये क्या हो गया हमारा प्राथमिक क्रिया। अब इस गन्ना से क्या करेंगे, या तो हम लोग चीनी बनाएंगे या फिर हम लोग इस गन्ना से गुड़ बनाएंगे। अब ऐसे ही हम लोग खड़े खड़े गन्ना से चीनी या फिर गुड़ नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसको फैक्ट्री भेजना पड़ेगा, कोई उद्योग भेजेंगे जहां से इस गन्ना से क्या बनाया जाएगा, चीनी या फिर गुड़ बनाया जाएगा। मतलब देखो पहले हमारा कुछ और चीज था, पहले गन्ना था और इसको कुछ मेथड से इसको चीनी या फिर गुड़ में बदला गया। तो ये जो चीनी या फिर ये जो गुड़ बन गया, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकंड, यानी द्वितीयक क्रिया आप इसको बोल सकते हो, या फिर द्वितीयक क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई दोबारा से कोई चीज, दूसरा चीज का निर्माण हो रहा है। देखो पहले गन्ना था, फिर गन्ना से चीनी या फिर गुड़ बन गया। अब ये जो चीनी या फिर ये जो गुड़ बन गया है, अब ये फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। अब इसको फैक्ट्री से क्या करना है, बाजार में पहुंचाना है, दुकानदारों के पास पहुंचाना है, ग्राहकों के पास पहुंचाना है, यानी कि आम जनता के पास पहुंचाना है। तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा, बल्कि उसको हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी में लाद के, यानी कि परिवहन का सहायता लेंगे और इसको हम लोग बाजार में या फिर दुकानों में ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो परिवहन का ये जो काम होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेवा क्षेत्रक, इसको हम लोग सेवा क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेवा का निर्माण होगा और ये जो होगा ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड वाला, यानी कि तृतीयक क्रियाएं। क्या बोलेंगे, तृतीयक क्रियाएं इसको हम लोग बोलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होता है, फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा थर्ड वाला। बात क्लियर, खोपड़िया में बात घुस गया। अब देखो यहाँ पे आप एकदम अच्छे से देखो क्या है क्या नहीं है। द्वितीयक क्रियाएं या फिर व्यवसाय क्या है, द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे गन्ना का यहाँ पर डायरेक्ट यूज नहीं, डायरेक्ट यूज होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, बल्कि उनको साफ अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। जैसे भाई मान के चलो हम लोगों ने, जैसे अब एक चीज यहाँ पर गौर करो, जैसे देखो, जैसे मान के चलो धान का बात करें, जैसे धान हमारा हो गया, तो क्या आप इस धान से भात बना सकते हो, क्या इस धान से आप भात बना सकते हो, नहीं भाई। पहले इस धान से हमें चावल निकालना पड़ेगा, पहले इस धान से हमें चावल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उस चावल से क्या करेंगे, भात बनाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है, इसी को बोलेंगे हमारा द्वितीयक क्रिया या फिर द्वितीयक व्यवसाय या फिर द्वितीयक क्षेत्रक। इससे इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मूल्य में वृद्धि होगा। गन्ना का जितना दाम है उससे ज्यादा दाम चीनी का है, लकड़ी का जितना दाम है उससे ज्यादा दाम कोई फर्नीचर बना देंगे उससे तो उसका हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र अथवा अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, गेहूं से आटा तथा मैदा तैयार करना,
कपास अथवा ऊन अथवा रेशम से कपड़ा तैयार करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज बनाना इत्यादि। तो ये सब के सब क्या है, हमारे द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत या फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक क्रियाएं। आगे आ जाओ। द्वितीयक क्रियाएं या व्यवसाय को विनिर्माण क्रियाएं भी कहते हैं। इसको भी हम लोग विनिर्माण भी बोलेंगे, मतलब यहाँ पर दोबारा से निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे विनिर्माण हो रहा है, दोबारा से निर्माण हो रहा है। आगे आ जाओ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग के कोई दो उदाहरण दीजिए। ऐसे मैंने बहुत सारा लिख दिया है, आपको एग्जाम में दो बोलेगा तो आप दो ही देना, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया चीनी उद्योग, आचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफी, रबड़ उद्योग इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो क्या है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि जब भी आपको अंतर पूछा जाए ना, जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, जैसे देखो यहाँ पर किसको किसको लेकर पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को लेकर। तो एक साइड में क्या करो, आप लघु उद्योग लिख दो, एक साइड में क्या करो आप लघु उद्योग लिख दो, और एक साइड में क्या करो आप कुटीर उद्योग लिख दो, एक साइड में आप कुटीर उद्योग लिख दो। ये काम आपको हमेशा करना है भाई, ये काम आपको हमेशा करना है। एक साइड में आपको लघु उद्योग लिख देना है, एक साइड में आपको कुटीर उद्योग लिख देना है। अब क्या करना, इसका एक पॉइंट लिख देना। मान के चलो कि हमने यहाँ तक इसका एक पॉइंट लिखा, फिर हम लोग इसका एक पॉइंट लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर हम लोग यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन फिर आप छोड़ना, याद से छोड़ना, भूल नहीं जाना, ठीक है। फिर आप लोग दूसरा पॉइंट लिखोगे, जैसे मान के चलो कि दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ तक लिखा, इसका भी दूसरा पॉइंट मान लो कि हम लोगों ने यहाँ तक लिखा। दूसरा पॉइंट होने के बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। तो ऐसे आपको करना है, मैं आपको हर एक बार बता रहा हूं, तो ऐसे करोगे आप। चलो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है। क्या अंतर है, अंतर को देख लो आप, अंतर को देख लो, दिख रहा है आपको। चलिए क्या अंतर है भाई, अंतर देख लो, यहाँ पे अंतर देखो क्या अंतर है। पहले हम लोग बात करते हैं लघु उद्योग को लेकर। पहला क्या है कि लघु उद्योगों में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं, मतलब इसमें श्रमिक जो लेबर होते हैं, लेबर काम करते हैं इसमें। लघु उद्योगों में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। इसमें जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है, एक देखा जाता है कि बड़े क्षेत्र का क्या मांग है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्पादन होता है। लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयातित माल द्वारा होती है। इसमें देखो जो कच्चा माल है वो बाहर से मतलब मंगवाया जाता है, आयातित करके मंगवाया जाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि लघु उद्योगों में निर्मित माल को दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है, यानी कि दूर के बाजारों में भेजा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे जो लघु उद्योग है इसका प्रबंधन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलो भाई, आगे आओ, आगे देखो। अब हम लोग बात करते हैं कुटीर उद्योग के बारे में। देखो कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग में पहला पॉइंट क्या है कि कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। मतलब इसमें जो भी सामान बनेगा तो परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हीं लोगों के सपोर्ट से ये चलता है। कुटीर उद्योगों में मानव हाथों का प्रयोग होता है, इसमें कोई मशीन का प्रयोग नहीं होता बल्कि मनुष्य के हाथों का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर बात को समझो। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थानीय लोग जो डिमांड करेंगे, जिस चीज का डिमांड करेंगे यहाँ पर वही सामान का यहाँ पर मतलब उत्पादन होता है। इसके बाद क्या है कि कुटीर उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर का प्रयोग होता है, मतलब स्थानीय स्तर से ही यहाँ पर कच्चा सामान मिल जाता है। कुटीर उद्योगों में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है और स्थानीय बाजार या फिर हाट में जाके बेच दिया जाता है। इसका प्रबंधन थोड़ा जटिल होता है, इसका प्रबंधन थोड़ा जटिल होता है। तो ये हो गया हमारा कुटीर उद्योग। ये जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। आगे चलें, थोड़ा आगे देखें। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं क्या होगा इसका आंसर कि कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। निर्माण उद्योग किसको बोलते हैं भाई, तो जो भी हमारा कच्चा माल है, जो भी हमारा कच्चा माल है इसको क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा और कोई दूसरा वस्तु बनाएगा और वो जो वस्तु होगा बहुत ही उपयोगी होगा और वहां से हमें अर्निंग भी यानी कि पैसा भी ज्यादा अच्छा खासा मिलेगा। देखा कि कच्चे माल को जो भी कच्चा माल है उसको मशीनों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलेंगे, निर्माण उद्योग बोलेंगे। जो कच्चा माल है उसको मशीनों के द्वारा किया जाता है, उसका रूप बदलकर उसको उपयोगी वस्तु के रूप में बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्माण उद्योग बोलेंगे। निर्माण उद्योग में जिस वस्तु का रूप बदल जाता है, जिस वस्तु का रूप बदल जाता है वह वस्तु अधिक उपयोगी हो जाती है।
तथा निर्माण द्वारा उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि हो जाती है। वही मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे ही किसी भी वस्तु का रूप बदल जाता है तो वह उपयोगी भी हो जाता है और उसका प्राइस जो कॉस्ट है उसका दाम भी बढ़ जाता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, कपास से धागा और कपड़ा बनाया जाता है, ये सब। अब देखो लकड़ी का उस टाइम उतना रेट नहीं रहता है, जब फर्नीचर बन जाता है उस टाइम जितना होता है। आप एक पलंग लेने जाओ भाई, एकदम अच्छा खासा चढ़ा के पैसा ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है कि निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारकों का होना आवश्यक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपका पूछा जा सकता है कि निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कारक हो सकते हैं, क्या क्या कारक है। पहला देखो कि जिस स्थान पर जो निर्माणी उद्योग लगाया जाता है उसके आसपास कच्चे माल की प्राप्ति आसानी के साथ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। जिस चीज से रिलेटेड, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा एक लगाया जा रहा है, कोई एक ऐसा उद्योग लगाया जा रहा है जहां पर फर्नीचर बनेगा। मान लो कि वहां पर क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। एक ऐसा मतलब फर्नीचर का एक उद्योग लगाया जा रहा है, तो जहां पर फर्नीचर का उद्योग लगेगा तो पहले ही देख लेगा कि अगल बगल में हमें लकड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले लकड़ी मिलेगा तो वहां पर फर्नीचर बनाएगा, नहीं तो क्या देके फर्नीचर बनाएगा, हाथ देके थोड़ा फर्नीचर बनाएगा। तो लकड़ी मिलना चाहिए, तो पहले वो देख लेगा कि वहां पर उसके अगल बगल में कच्चा माल है या फिर नहीं है। ऊर्जा और शक्ति के साधन सुविधा से उपलब्ध रहना चाहिए, तभी निर्माण उद्योग को उस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। पहले देख लेगा कि वहां पर जैसे कि हमें ऊर्जा मिलेगा कि नहीं, शक्ति मिलेगा कि नहीं। अब जैसे कोई मान के चलो भाई उद्योग वगैरह लाइन से चलेगा, तो वहां पर लाइन करंट वगैरह नहीं होगा, तो वहां पे लगा के क्या करेगा, फैक्ट्री उद्योग लगा के कुछ फायदा है नहीं है, वही चीज देख लेगा। निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण के लिए यातायात और परिवहन के साधन उपलब्ध रहना चाहिए। चाहे जिस जगह पे खोला जाएगा वहां का परिवहन, जो यातायात सुविधा है, परिवहन सुविधा है, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी वहां पर वो सक्सेस कर पाएंगे। आगे देखो कि जिस प्रकार का निर्माण उद्योग जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहां पर उद्योग से संबंधित अनुकूल जलवायु का होना आवश्यक है। वहां पर जलवायु, ये कुछ नहीं है, छोड़ो, जलवायु भी अच्छा होना चाहिए भाई, जलवायु अनुकूल होना चाहिए। निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कुशल और सस्ते श्रमिकों का होना आवश्यक है। कुशल एकदम ट्रेंड, यहाँ पर श्रमिक चाहिए और सस्ते श्रमिक चाहिए, मतलब कम दाम में जैसे ज्यादा श्रमिक मिल जाए, कम पैसा के श्रमिक मिल जाए, लेबर मिल जाए। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के निर्माण उद्योग को स्थापित किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनके बेचने के लिए निकट में बाजार का होना आवश्यक है। जहां पर लगाया जाएगा, जहां पर फैक्ट्री लगाया जाएगा उसके निकट में बाजार होने चाहिए, हटिया होनी चाहिए, ताकि वहां पर जाकर सामान को बेच पाए। ये सब हो गया, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें, मतलब सूती वस्त्र के बारे में यहाँ पर बताना है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। देखो भाई क्या है क्या नहीं है, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसका आंसर होगा कि प्राचीन काल से ही भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, बहुत पहले से, प्राचीन काल से। आधुनिक सूती वस्त्र की मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान में हुई, परंतु कुछ समय के बाद यह मिल बंद हो गई। तो पहला जो मिल है 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर खोला गया था, लेकिन वो मिल बंद हो जाते हैं। वास्तविक मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में व्यासजी नाना भाई डावर ने लगाई। इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। देखो फिर आगे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद यह रोजगार प्राप्त करने में दूसरा स्थान रखता है। कृषि के बाद अगर देखा जाए तो रोजगार प्राप्त करने में ये दूसरा स्थान ये रखता है। आगे देखो क्या है, भारत में लगभग 1600 सूती वस्त्र एवं कृत्रिम वस्त्र बनाने वाले मिलें हैं। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है और 20% सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में है। 20% प्राइवेट है और 20% हमारे अदर है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। स्टार्टिंग टाइम में जो मिलें थी कहाँ कहाँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर आगे देखो, महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागालैंड, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। मुंबई को सूती वस्त्र कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र कपड़ों की क्या बोला जाता है, महानगरी बोला जाता है। आगे देखो, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट तगी पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। पश्चिम बंगाल में आपका हावड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली हो गया, श्री रामपुर हो गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, आगरा हो गया, मेदिनीनगर हो गया, प्रमुख केंद्र हो गया। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु के महत्वपूर्ण केंद्र है। संपूर्ण भारत में इस उद्योगों का
विकेंद्रीकरण हुआ है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण का कारण है विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाएं। ये सब आप नोट करो। ये सूती वस्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण की व्याख्या करें। मतलब बात समझो, लौह इस्पात से रिलेटेड क्वेश्चन आता था आप इसको लिखना, सूती वस्त्र से रिलेटेड आता था मैंने जो आपको बताया उसको आप लिख देना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत का एक संगठित एवं आधारभूत उद्योग है। हमारे देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण होने के विभिन्न कारण हैं। एक एक करके देखो। पहला कि देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है जहां पर खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। मतलब कहां पर सारे फैक्ट्रियां हैं जहां से हमें लौह अयस्क मिलते हैं, वहीं पर ये हमारे लोह एवं इस्पात उद्योग है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर यातायात एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध रहती है। जहां पर यातायात परिवहन की सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से हो तो उन जगहों पर ये लगाए जाते हैं। यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां पर बड़े पूंजीपति उद्योग लगाने में रुचि रखते हैं। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, वहीं पर लगाते हैं जहां पर उनको इंटरेस्ट हो। यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां पर श्रमिक आसानी से उपलब्ध रहते हैं। जहां पर श्रमिक लेबर वगैरह जो है आसानी से मिल जाए, उन क्षेत्रों में ये मतलब ज्यादा लगाते हैं। हमारे देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सबसे पहला कारखाना जमशेदपुर में साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था। देखो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाओ। इस कारखाने में 1911 में उत्पादन ने कार्य करना शुरू किया था। देखो इसका स्थापना हुआ है आपका 1907 में, और यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ 1911 में। देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में यह उद्योग फैला हुआ है। तो इन सभी जगहों में जो प्रमुख जो है ये सब है, आप यहाँ पे इसको देखो। इसके बाद देखो, अगर विश्व का बात किया जाए, विश्व का अगर लौह इस्पात उद्योग का बात करा जाए और सूती वस्त्र उद्योग का बात किया जाए, भाई इसमें आपको देश का नाम लिखना है, देश के स्थानों का नाम लिखना है, उसका वितरण देना है कहाँ नहीं है। तो देखो अगर सूती वस्त्र उद्योग का बोलेगा, देखो ब्रिटेन में इन सभी जगहों पर है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। जापान में इन सभी जगहों पर है, जर्मनी में इन सभी जगहों पर है, भारत में इन सभी जगहों पर है। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप पढ़ लेना। भाई इसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं, मैं इस सबको हटा देता हूँ। लो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर आगे देखो, अगर लौह इस्पात उद्योग का मैं बोलूं तो लौह इस्पात उद्योग देखो कहाँ है, इसका भी आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी पढ़ लेना। और ये जो विश्व वाला है ये एक ही बार पूछा गया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मतलब आज तक एक ही बार पूछा गया है, तो ये चांस उतना नहीं रहता है। और इसमें आपको बहुत ये सब आप खाली बस याद रखना, नाम याद रखना और कुछ नहीं करना है। ये सब नाम याद रखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे हमारा क्या है, बस उसी से रिलेटेड है, भारत के प्रमुख केंद्र क्या क्या है। उसके बाद पिट्सबर्ग क्षेत्र के लौह इस्पात उद्योग का महत्व कम हो जाने के कारण इसे जंग का कटोरा कहा जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लो। ये भी क्लियर हो गया। आगे आओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि लौह अयस्क के प्रकारों को बताइए। लौह अयस्क का प्रकार, तो पहला प्रकार है आपका हेमाटाइट लौह अयस्क। हेमाटाइट लौह अयस्क क्या है, यह लौह अयस्क उच्च कोटि का होता है। इसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। ये हो गया हमारा हेमाटाइट लौह अयस्क। फिर होता है मैग्नेटाइट लौह अयस्क, यह भी उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 65% तक होता है, 60 से 65% तक ये होता है। थर्ड नंबर में क्या है, लाइमोनाइट लौह अयस्क, यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है, इसमें शुद्ध लोहे का अंश 55 से 60% तक होता है। फिर है आपका सिंडराइट लौह अयस्क, यह बहुत निम्न कोटि का लौह अयस्क है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 50 से 55% तक होता है। कितना सिंपल है, आप देख लो इसको। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हो सके डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 4 प्रकार से किया गया है। पहला आपका आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पाद के आधार पर, और चौथा स्वामित्व के आधार पर। ये बस आप इतना याद रखो। इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा तृतीयक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया, तृतीयक क्षेत्रक कुछ नहीं है भाई, जैसे कि हमने जो चीनी या फिर गुड़ जो क्या था ना, उसको परिवहन के माध्यम से यानी कि गाड़ी वगैरह के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, बस वही। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाओं से उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता तथा उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होते हैं, जैसे परिवहन, संचार, वितरण, पर्यटन, संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाओं आदि। वही चीज हुआ, जो भी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र से जो भी हमें उत्पादन, जो भी हमारा वस्तु हुआ, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाने का काम होगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा तृतीयक क्रियाएं यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये हमारे आएंगे। आगे चलो भाई, आगे देखो क्या है,
तीर्थक क्रियाओं का वर्गीकरण, तो इसमें विशेष करके व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सब आते हैं। और इसको हम लोग सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्रक। इसको सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। इस बात को भी अपने खोपड़िया में घुसा लो। आगे चलो, चतुर्थक क्रियाएं अगर देखा जाए तो चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत अप्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। जो अप्रत्यक्ष, जो इनडायरेक्टली जो हमारी जो भी सेवा होते हैं, सर्विस होते हैं, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, शोध प्रबंध, सुरक्षा, उच्च सेवाएं, प्रशासन, शिक्षा, नियोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि से जुड़े क्रियाकलाप सम्मिलित है। तो ये हो गए हमारे चतुर्थक क्रियाएं। क्या हो गए? ये चतुर्थक क्रियाएं। आगे देखो, आगे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ग्रामीण विपणन केंद्र को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है? तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि ग्रामीण विपणन का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, बिक्री और प्रचार करना है। मतलब ग्रामीण विपणन का मतलब क्या होता है? ग्रामीण विपणन का मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर क्या करेंगे, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सेवा का वहां पर खरीद होगा, बिक्री होगा और क्या होगा, उसका प्रचार। हम लोग इसको वहां पर क्या करेंगे, कोई भी वस्तु या सेवा का वहां पर खरीदारी, बिक्री होगा या फिर प्रचार होगा। ग्रामीण विपणन शहरी विपणन से भिन्न है क्योंकि इसमें विभिन्न ग्राहकों से निपटना होता है जिनकी जरूरतें भी अलग अलग होती है। देखो, ये जो ग्रामीण विपणन है ये शहरी विपणन से भिन्न होता है और ग्रामीण विपणन थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों से, अलग अलग कस्टमर से यहाँ पर निपटना होता है क्योंकि उनका जरूरत भी क्या होता है, अलग अलग होता है। साथ ही उनकी प्राथमिकताएं और खरीदारी का व्यवहार भी अलग अलग होता है। ग्रामीण विपणन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण उपभोक्ताओं की खरीदारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। मतलब देखो भाई, जो लोग खरीदेंगे उनका बहुत सारा सामाजिक कारक होगा, आर्थिक कारक होगा, सांस्कृतिक कारक होगा। आप देखना, सिंपल से आप एग्जांपल ले लो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे देखना कि जैसे क्या होगा कि कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं जो मतलब छोटे जात से या फिर अगर उसके धर्म के नहीं है तो उससे सामान नहीं खरीदते हैं, तो कुछ इस प्रकार का प्रचलन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ग्रामीण विपणन में क्या करेंगे हम लोग, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सेवा का किसी गांव में क्या करेंगे, खरीद बिक्री या फिर प्रचार का इससे संबंध होता है। ठीक है, प्रचार करना है। आगे देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सूचनाओं के आदान प्रदान में विशेष तकनीकी का प्रयोग करना जिससे कि सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी हो जाए, इसी विशेष तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आपको समझ में आया? सूचना प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे? तो सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होता है, विशेष तकनीक का प्रयोग करते हैं, विशेष तकनीक का प्रयोग करते हैं, विशेष टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे क्या होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी हो जाती है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी बोलेंगे। कुछ विद्वान सूचना प्रौद्योगिकी के दो भाग बताते हैं, मानव संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार। इलेक्ट्रॉनिक संचार वर्तमान समय में व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में अधिक काम आने लगा है, अतः इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ICT के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग ICT के नाम से भी जानेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पर्यटन क्या है? पर्यटन किसको बोलते हैं? पर्यटन किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से, इसका आंसर होगा कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन या फिर धार्मिक कार्य या फिर व्यापार, सम्मेलन, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए तय की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। मान के चलो कि हम लोग कहीं घूमने गए, कहीं मनोरंजन करने गए, कहीं मंदिर गए, कोई किसी काम से गए, कोई सम्मेलन में गए, ठीक है, तो ये जो हम लोग दूरी तय कर रहे हैं ना, जो दूरी तय कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, पर्यटन बोलेंगे। यानी किसी भी उद्देश्य के तहत की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। किसी भी उद्देश्य जो भी हम लोग यहाँ पर दूरी तय करेंगे या फिर कोई यात्रा करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, पर्यटन बोलेंगे। दो डेफिनेशन लिख दिया है, एक तो ये डेफिनेशन हो गया, एक ये डेफिनेशन हो गया। ये किसी भी उद्देश्य के तहत की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। बस कहानी खत्म। तो देखो भाई, आज तो हमने यहाँ पर ये जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहेगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो 31 से रहेगा, ये हमारा परिवहन एवं संचार वाला चैप्टर से शुरू होगा। और यही हमारा ये जो होगा ना, ये हमारा 4th वीडियो होगा, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 से बताऊंगा। ये हमारा 4th वीडियो होगा और यही हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट वीडियो होगा। फर्स्ट बुक का लास्ट वीडियो। तो देखो, मैं आपको जितना भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप देखो हर एक को। तो जो हमारा 4th वीडियो होगा, 4th वीडियो में ही हमारा फर्स्ट बुक खत्म। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड बुक को फटाफट देख लेंगे, जितने भी मतलब बाकी है सारे को। तो चलो, ये हमारा आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।